हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 और हमारा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं? जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी, क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन होता है आपका, यही समझते हैं ना आप? तो देखिए, ये एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। मैं इसे शब्द ना कहकर एक अवधारणा कहूँगी, इन दोनों शब्दों को, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए। जैसे हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैस की एक पतली परत है जो पृथ्वी को घेरती है। ठीक है, वायुमंडल में दो सबसे महत्वपूर्ण परतों, जो आपकी क्षोभमंडल और सप्ताह मंडल है। हवा की परत ऊंचाई के साथ पतली होती जाती है। वायुमंडल के 90% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्षोभमंडल में होते हैं। वायुमंडल मुख्य रूप से 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 0.04% CO2 एंड इतनी ही मात्रा में ऑर्गन जो होती है इसमें होता है। ठीक है, इसमें जल वाष्प और भी सारी गैसें मौजूद होती हैं जो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं? तो देखिए, कुछ इस तरह के घर जो होते हैं वो आपके, जो आपने देखा होगा, जो आपके ठंडे एरियाज़ होते हैं उनमें कुछ इस तरह के घर होते हैं। ठंडे एरियाज जस्ट लाइक जो आपके ये कोल्ड एरियाज़ होते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट, जहाँ सर्दियाँ ही होती हैं ज़्यादा, यूएसए वगैरह, इसमें इस तरह के घर होते हैं। ये होते हैं आपके कांच के। ठीक है, ये कांच के आपके घर होते हैं। इन कांच के घरों में क्या होता है? अच्छा, ये पौधे उगाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो ज़रूरी पौधे रहते हैं। ठीक है, इन घरों का यूज़ इसलिए किया जाता है। क्या करते हैं इन कांच के घरों में कि जब धूप आती है, जितनी भी आती है, तो वो इस कांच को पार करके अंदर तो चली जाती है। ठीक है, लेकिन वापस नहीं जा पाती। आप समझ रहे हैं कि सूर्य की किरणें या फोटॉन्स वगैरह जो हैं वो अंदर तो चले जाते हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाते। तो जो ज़रूरी ऊर्जा या आप कह सकते हैं जो ज़रूरत होती है उन पौधों को, वो इस तरह से मिल जाती है। इसी चीज़ को कहते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। इन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस। अब जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो आते हैं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी भी कुछ इस तरह से वर्क करती है। वो कैसे करती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? कि ये हमारी मानो पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है, मतलब इसी तरह से होगा ना पृथ्वी के चारों ओर। तो इसमें जो CO2 रहती है या कुछ और गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं कि सूर्य की रोशनी को आने तो देती हैं पृथ्वी तक, वापस जाने में बाधा करती हैं। समझ में आया? और जब ऐसा होता है कि वो किरणें वापस नहीं जा पाती, तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी क्या होता है, गर्म होती है और वो रहने लायक बनती है। किसकी? इंसानों की। सोचो, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ही ना होती, जिसमें CO2 मुख्य रूप से है, अगर ये गैसेस ना होती तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि मानव सभ्यता का, या कह सकते हैं किसी भी जीव का, इस पर रहना मुश्किल था। सिर्फ वही चीज़ रह सकती थी जो ठंडे एरियाज़ में सरवाइव कर सकती हैं। तो हम इसे एक बुरे सेंस में क्यों लेते हैं? अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो ये रहने लायक नहीं होती। आप इतनी कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं ना। तो वही चीज़ है। हाँ, अब उनकी सांद्रण में वृद्धि, जैसे कि ये ग्रीन हाउस गैस थी। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं। ऑलरेडी पहले से 100% ग्रीन हाउस गैस मौजूद है वायुमंडल में, जितनी भी है। ठीक है, 0.04% समथिंग। अब क्या किया, इतनी है जो ठीक है, चलो पृथ्वी एडजस्ट कर रही है और पृथ्वी को उतना ही गर्म रख रही है जितना उस पर मानव या और सभ्यता या और प्राणी जात, वनस्पति जात रह सकें। लेकिन अब हमने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए इतनी ग्रीन हाउस गैसेस जो है जमा कर दी कि इन गैसों के सांद्रण में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब सांद्रण में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि ये गैस सूर्य की किरणों को तो आने देंगी, बट ये जो लौट कर जा रही हैं उनके लिए बाधा बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देंगी। इस वजह से हमारी पृथ्वी क्या होगी, अंदर रूप से ही गर्म होगी, आंतरिक रूप से गर्म होगी, और उसके टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी। यही क्या कहलाता है, आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। ठीक है,
ये क्या था आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। फिर आता है यह एक प्राकृतिक घटना होती है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव भी है। यह हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस में सूर्य से आने वाली ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीन हाउस तक आती है और इस सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधे वगैरह अवशोषित कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें भी क्या करती हैं, उसको अवशोषित करती हैं। बाद में ये हीट में परिवर्तित हो जाता है जो ग्रीन हाउस या कह सकते हैं पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। ग्रीन हाउस में मौजूद सतह ऊष्मा को बांधे रखती है और ग्रीन हाउस का तापमान निश्चित बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव इस वजह से ही है। फिर आता है आपका कि ये कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा, CO2। आपका नाइट्रस के ऑक्साइड भी इसमें शामिल होते हैं। मीथेन, ये क्या होती है, बहुत ही जिसे कह सकते हैं मेजर आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अगर पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी होती, ठीक है। और क्या होता है कि इतनी गर्म नहीं होती कि यहाँ पे प्राणी और वनस्पति जात दोनों में से भी कोई भी सरवाइव कर पाता। फिर आता है कि ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में जानकारी। भाप क्या है, इसका नाम H2O, जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, नाइट्रस के ऑक्साइड 3%, 3 से 7, और ओजोन और CFC। तो ये CFC भी आपका क्या है, HFC भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। HCFC भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इवन HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इससे ज़रूरी, इससे संबंधित बहुत सारे समझौते हैं जिनमें आपका जो कार्बन उत्सर्जन की जो क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन की जो बात है वो कम की गई है, ठीक है। उनमें से क्योटो प्रोटोकॉल है जो UNFCCC से जुड़ा हुआ है। क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ें तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बट ठीक है। और क्या है आपका, कानकून जलवायु परिवर्तन समझौता, बाली सम्मेलन, ये सारे क्लाइमेट सेंसस के क्या है, कोप। आपने कोप का नाम सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अगर मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रही होती तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाती, आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बट आपके इसमें ये इतना मेजर रूप में नहीं है, बस आप इसको बेसिक नॉलेज रखें तो आपके लिए सिर्फ इतना ही जानकारी ज़रूरी है। ये उन देशों के समूह हैं जो क्या करते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं, उसको बाध्य हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य होते हैं कि वो कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें, और इससे क्या होता है, पृथ्वी पे जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है वो कम हो और ग्रीन हाउस गैस में क्या हो, उत्सर्जन में कमी आए और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, टेम्परेचर जो है आपका जो 2100 तक कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस में क्या है, औसत तापमान पृथ्वी का 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ा तो बहुत सारे पारितंत्र नष्ट हो जाएंगे, उनमें से समुद्री पारितंत्र भी एक है, और इसको कम करने की जा रही है। अच्छा, अब जो ऑलरेडी 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उस पर है, हम इसे ऐसा तो नहीं कि जितना आज है उतना ही कर दें, तो इसमें कमी की जा रही है कि ये 2 की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रुक जाए, ठीक है, औसत तापमान इतना बढ़े। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हैं और भी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस है, उनका उत्सर्जन में कमी लानी होगी। तो इससे संबंधित ही क्योटो प्रोटोकॉल्स हैं, और आपका क्या है, पेरिस समझौता। पेरिस समझौता आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने दिसंबर 2015 में हुआ था, और ये COP21 था। मतलब COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़ का 21वां सम्मेलन था। कौन इसको करवाता है, UNFCCC, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, और CO2 के उत्सर्जन में
2100 तक क्या करनी है, 50% की कमी है। मतलब अगर हम आज 100% उत्सर्जन कर रहे हैं 2015 में, तो उससे 50% या आधा ही CO2 इसका उत्सर्जन करेंगे। ये इसका क्या था आपका, वो था नहीं, 2100 तक 100%, मतलब 2100 तक क्या था कि 100% जो आपका क्या है कार्बन उत्सर्जन है या CO2 उत्सर्जन है उसको कम कर देंगे। मतलब CO2 का उत्सर्जन 2100 तक ख़त्म। फिर क्या होगा, ये पेरिस समझौता का आपका क्या है, इसका ये मेन मोटिव था। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी पेरिस समझौते की, वो ये थी कि ऐसी कंट्री जो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रही थी उन्होंने इससे अपने आप को बाहर कर लिया था। 2012 में ही जापान और कनाडा उससे अलग हो गए थे, ठीक है, इन करार से। और पेरिस करार में आपको पता होगा, अगर आप अवेयर होंगे, तो अमेरिका ने अपना वो नाम वापस ले लिया था, ठीक है। पेरिस जो करार का जो आप कह सकते हैं इसकी डेडलाइन है वो 2020 तक है, ठीक है। नहीं, 2020 तक नहीं है, 2020 तक है आपका क्या, क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है 2020 तक। 2020 तक क्या चल रहा है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या है, अमेरिका हिस्सा था। पेरिस समझौता आपका 2020 से बाद की अवधि के लिए लागू होगा, जिसमें से अमेरिका ने पहले ही अपना नाम हटा लिया था। मतलब 2020 के जो उत्सर्जन होंगे उसमें अमेरिका अपना कोई योगदान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्लोबल वार्मिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और चैप्टर आपका इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।